तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था। तो इससे वाले पिछले वाले क्लास में हमने इस बात पे डिस्कशन किया था कि कैसे आप किसी कंपाउंड के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो। ठीक है। तो इसके इसे रिलेटेड बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लगाए थे। कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े से और ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, ताकि हम क्या बन जाए, परफेक्ट बन जाए। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कि आपका एक कंपाउंड है, NaCl। NaCl, ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है। अब हमें यहाँ पे मैं दो तीन कंपाउंड एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी कर लेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, और आपका एक और है हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है। ये देखिए, आप चार कंपाउंड मैंने लिखे हैं। और ये जो बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमको किसमें, NaCl में नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। ये Cl में हमको कैलकुलेट करना है कार्बन का। ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में हमको कैलकुलेट करना है कार्बन का। और इसमें हमें कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन का। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, दिस इज ए कंपाउंड। ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड का जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं सबका ऑक्सीडेशन का अगर समेशन करते हो तो क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है। तो मान लो कि अगर जो नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो हम इसे मान लेंगे कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, जिसको आपको जिसका निकालना होता है उसे क्या मान लो, एक्स मान लो। अगर हम एक्स मान लेते हैं तो हम वही चीजें अप्लाई करेंगे। तो आप क्या लिखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि क्या है, एक्स है। ठीक है। वन मल्टी एक ही नाइट्रोजन था तो इसलिए लिखा 1 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। प्लस एक ही ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 1 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है, -2 है। ठीक है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉर्मल ऑक्साइड में, वो -2 होता है। और प्लस आप जानते हो कि क्लोरीन जो है यहाँ पे, आपने बताया था कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन का नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, तो -1 लिया जाता है। तो वो एक ही क्लोरीन है तो 1 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का -1 = 0। ठीक है। यहाँ पे क्या निकलेगा, x -2 - 1 = 0। और x क्या निकलेगा, +3 निकलेगा। ठीक है। यानी इससे यहाँ से पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। ठीक है। कितना है, +3 है। वैसे आप यहाँ पे और भी तरीकों से निकाल सकते हो। ये जो कंपाउंड नाइट्रोसिल क्लोराइड लिखा है ना, दिस इज आयनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए, इसको जब आप अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो आयन से मिलकर बना होगा। ये किस किस आयन से मिलकर बना है, तो नाइट्रोसिल आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। अब इस आयन के अंदर आप देखोगे ना, इसका स्ट्रक्चर देखो तो कैसे रहेगा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्रेजेंट है +1 चार्ज। आप देखो, यही ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो 2 बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन। यानी इसके ऊपर 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ओवरऑल कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन के ऊपर, 3 प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से भी आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये, अगर देखो, अगर फार्मूला देखो, ये भी आप फार्मूले से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बाई चांस अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता हो ना, तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है। अब मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ कैसे निकालोगे आप। तो एक तरीका तो आपको है कि भाई, कि 1 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार आपका, सॉरी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। प्लस
अब कार्बन का हमें निकालना है तो एक्स मान लेते हैं, और 1 × ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? वैसे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन किसके साथ में है। तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लेता है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पे आप -3 ले सकते हो, ठीक है। -3 = 0। तो क्या आएगा? एक्स -3 + 1 = 0। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? +2 आएगा, ठीक है। या अगर ऐसे भी आप चाहो तो देखो, अगर इसे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो HCN का, तो एच डबल, एच सिंगल बॉन्ड कार्बन, और फिर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब देखो, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बार इलेक्ट्रॉन कार्बन, कार्बन वाला जो यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था 3 बार खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 बार पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 3 बार पॉजिटिव चार्ज आएगा। और देखो, जो कार्बन होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या करेगा कि इस केस में यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर बात करोगे, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे इस चीज को देखो ना, 3 पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ओवरऑल क्या आया? 3 निगेटिव और एक पॉजिटिव आया, 2 निगेटिव चार्ज, ठीक है। नहीं, 2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, ये प्लस में है ना। एक 3 पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, तो क्या आएगा? +2, ठीक है। यहां से ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहीं पे केस में, इस केस में अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन साइनाइड का, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का, जिसका फार्मूला होता है AHNC, ठीक है। वैसे इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो बहुत आराम से। पहले स्ट्रक्चर से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो H, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे एक आप निगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे अगर आप डायरेक्टली आप किसी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से निकालोगे, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। सॉरी, वो तो है ही है, कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और साथ साथ में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का विथड्राइंग होगा। 3 बार अगर नाइट्रोजन खींचेगा अपनी तरफ, तो कितना आएगा? 3 निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इधर से एक बार खींचेगा तो एक और निगेटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या आएगा ओवरऑल? एक से -3 आएगा। वैसे आना चाहिए क्या? -3। अब देखते हैं आता कि नहीं आता है। तो, अच्छा, यहाँ पे कार्बन के बारे में बात कर रहा था ना। ओके ओके, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे बोल रहा था कि आप निकालिए किसका? कार्बन को निकाल, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था। कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही देख लेते हैं ना। सॉरी, देखो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, कार्बन से। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन 3 बार दूर जा रहा है, तो इस पे क्या आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक ऑलरेडी आपका निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +2। देखते हैं, अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो, देखो, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का -3 आप मान के चलिए, और कार्बन का एक्स मान लीजिए इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू +2, यानी स्ट्रक्चर से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, वही रिजल्ट आया जो आप फार्मूले से निकाले हो। अब इस केस में हम हाइड्रोजोइक एसिड के बारे में देखते हैं कि जो हाइड्रोजोइक एसिड है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो हाइड्रोजोइक एसिड का, दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड, क्या नाम है इसका? हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। अब इस केस में नाइट्रोजन का आप निकालते हो, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ऐसे करोगे कि देखो, नाइट्रोजन का मुझे निकालना है, तो नाइट्रोजन का हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो यानी 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, जो माना है हमने एक्स, और +1 हाइड्रोजन है, तो 1 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है, इक्वल टू 0। यहाँ ठीक है। अब देखो, 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या सेम आ रहा है हमारा रिजल्ट, जो रिजल्ट
फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया। तो हाइड्रोजोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, तो इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, आपने बताया, मैंने बताया था कि जो फार्मूले से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो, वो जो ऑक्सीडेशन नंबर आप किसी एटम के लिए कैलकुलेट करते हो, वो जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो क्या आता है, एवरेज आता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजोइक एसिड में 3 नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, तीनों नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों नाइट्रोजन का अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो तो -1/3 आएगा। ठीक है। तो वैसे तो अगर अलग अलग निकालते हो ना, तो यहाँ पे आएगा, आपको देख सकते हो, आ, यहाँ इसको एक बार अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, इन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन तो न कोई न खींचेगा। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो आएगा कितना, -1। ठीक है। और वैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। वैसे इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे -1, इस पे भी -1 आएगा, और इस पे +1 है ना, +1 है। ठीक है, तो देखो क्या क्या आया। देखो, नाइट्रोजन थे, तीनों नाइट्रोजन का देखो अलग अलग कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया। एक का आया -1 आया। ठीक है, दूसरे वाले का आया +1, और तीसरे वाले का आया -1। ठीक है, अगर तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर आप जोड़ देते हो और टोटल नंबर आप एटम से डिवाइड कर देते हो, तो इसमें कितने नाइट्रोजन एटम है, तो 3। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हो ना, कि टोटल टोटल आप ऐड कर देते हो, डिवाइड बाय जितने बार, मतलब जितनी बार डाटा होता है उतने से डिवाइड कर देते हो। देखो, +1 से -1 कट गया, ये -1 आया था, -1/3, यानी हमारा रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आया। यानी दोनों तरीकों से आप लगा सकते हो। ठीक है, एक बात याद रखना, फार्मूले से जो आप कैलकुलेट करते हो ना, दी ऑक्सीडेशन नंबर, मैं लिखवाया था, इस चीज को मैंने लिखवाया था कि फार्मूले से जो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो, वो ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का एग्जैक्ट नहीं होता, वो एवरेज होता है। ठीक है, क्या होता है, एवरेज, यानी दी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड बाई फार्मूला। फार्मूले से जो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो ना, दी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड बाय फार्मूला गिव्स, क्या आपको मिलता है उससे, एवरेज। एवरेज क्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज जो आपको फार्मूले से जो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करते हो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलता है। ठीक है, ये बात यहां से क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा, इससे मैं चलता हूँ आगे। ठीक है, आगे चलता हूँ। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करवा देता हूँ एक ही साथ, वही कॉफी टॉप। इसके बिना तो हम फिर, अगर हमको अच्छे से नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को, तो फिर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयनिक मेथड, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, और यहाँ तक कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को भी समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो एक और आप एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ना, इसका आपको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इस नाइट्रोजन एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखो, चाहो तो आप फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ठीक है, अगर देखो, दिस इज आयनिक, देखो ये वास्तव में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो इसको दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। एक आप ऐसे मान सकते हो कि ये जो है अमोनियम नाइट्रेट है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, ये सॉरी, यहाँ पे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, कि आप कोई सिंपल फार्मूले से आप निकालो ना। तो वैसे सिंपल फार्मूले से अगर आप निकालते हो,
तो देखो इसको आपको क्या करना, देखो ये बना है अमोनियम आयन से और नाइट्रेट आयन से, ठीक है। अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन से। इस नाइट्रेट आयन के अंदर क्या पूछ रहा है कि इस नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ऐसे आप निकालिए, ठीक है। अब इस केस में देखो नाइट्रेट आयन के केस में क्या होता है, आपको पता है किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन के लिए टोटल समेशन ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, सारे एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनका समेशन करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, पॉलीएटॉमिक आयन पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। तो 1 × ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन जो हमको कैलकुलेट करना है, एक्स मान लेते हैं, और +3 इंटू, अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है -2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्या आपको मिलेगा यहाँ पे, एक्स इजिकल टू -6 इजिकल टू -1, तो एक्स इजिकल टू क्या मिलेगा, +5, ठीक है। यहाँ से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर ऐसे मान लो कि देखो ऐसे भी कैलकुलेट, फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे, फार्मूले से कैलकुलेट करते समय आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ता कि जब यहाँ पे दो नाइट्रोजन थे, ठीक है, दो नाइट्रोजन थे, तो दो नाइट्रोजन थे तो नाइट्रोजन का हमने एक्स माना था, तो 2 × एक्स, प्लस 4 हाइड्रोजन थे तो 4 × और ऑक्सीजन 3 थे तो 3 × इंटू -2, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0, तो 2x + 4 -6 इक्वल टू 0, 2x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया आपको, +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट आया, तो यानी यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर बताया है वो कितना बताया है, +1 बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को जानते हो, क्या आप जानते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया, फार्मूले से आया है +1, किसका, नाइट्रोजन का यहाँ पे आया है +1। लेकिन आप जानते हो कि जो अमोनियम आयन है, इस अमोनियम आयन के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस नेगेटिव में आता है और नाइट्रेट आयन में पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो आप सेपरेट करके ही निकालो क्योंकि इसके लिए पूछा रहा है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट में जो ए वाला नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को बोल रहा था, तो आ क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जो आ रहा है ना आपको, पॉजिटिव आने के पहले नंबर तो ये जो फार्मूले से कैलकुलेट किया गया, तो फार्मूले से जो कैलकुलेट किया गया है तो ये क्या आपको मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है, ठीक है। इस पूरे होल मॉलिक्यूल के लिए आपने नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के लिए आपने ऑक्सीडेशन नंबर एक्स माना था, तो एक दोनों नाइट्रोजन के लिए आया है, ये एवरेज है, ठीक है। बस आप इसको देख लो, अमोनियम आयन भी दिखाता हूँ मुझे आपको, ये अमोनियम जो आयन है, इस अमोनियम आयन का इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो x + 4 इजिकल टू +1, x इजिकल टू -3 आएगा, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का देखो, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर इस नाइट्रोजन का आया है -3 और इस नाइट्रोजन का आया है +5, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, तो 5 - 3, ठीक है, और डिवाइड बाय कितने टोटल नाइट्रोजन एटम है, तो 2, तो यानी आएगा 2/2, यानी देखो यहाँ पे +1। वही तो मैं बोला ना कि जो यहाँ पे आप अगर होल मॉलिक्यूल को लेकर चलते हो ना, तो होल मॉलिक्यूल के लिए अगर फॉर्मूले लगाते हो तो वो उस समय जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आपके एवरेज, दिस इज एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन हमको पूछा रहा था स्पेशली इस ए जो नाइट NO3 वाला है ना, NO3 जो है इसके साथ जो नाइट्रोजन कनेक्टेड है, नाइट्रोजन ए वाला नाइट्रोजन का पूछ रहा था, तो ये ज्यादा आपका सुटेबल है, आपको इसे अलग अलग करके कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज है कि आपका एक कंपाउंड है K3 FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरिड सेकेंड आयन, थर्ड आयन, ठीक है।
ये हमको कैलकुलेट करना है इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैं एक साथ लिख देता हूँ ना, Fe3O4, ठीक है। और एक और है आपका, एक और है यहाँ पे, आप कैलकुलेट करिए। फेरस सल्फेट इंटू अमोनियम सल्फेट, मोहर साल्ट है, दिस इज मोहर साल्ट, 6H2O, ठीक है। इसमें आयरन का कैलकुलेट करना है, इसमें भी आयरन का कैलकुलेट करना है, इसमें भी आयरन का कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे, अच्छा तीनों लगा लेते हैं, फिर और दो एग्जाम्पल और लगा लेंगे। इस केस में क्या होगा, आप ये देख सकते हो कि देखो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, एक कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो फार्मूला वही लगा के, सिंपल फार्मूला, 3 × नंबर ऑफ पोटेशियम जो होता है +1। हमको आयरन का कैलकुलेट करना है तो x मान लेंगे, +6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड, साइनाइड का -1 होता है, इक्वल टू 0। तो 3 + x - 6 इक्वल टू 0, तो x - 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +3। क्या, बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। ऐसे इसका भी मानोगे, तो आयरन का अगर मान लो x मान लो, 3 × x और +4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 8/3। ये जो फ्रैक्शनल आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ना, मैं बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पॉजिटिव में भी आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, और उसके साथ साथ में फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है। और ये जो कैलकुलेट किए फार्मूले से ना, दिस इज क्या, ये जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस इज एवरेज, एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। ठीक है, वास्तव में ये दो टाइप के ऑक्साइड से मिलकर बना है, एक आपका फेरस ऑक्साइड और एक है आपका फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3। इस केस में आपको +2 चार्ज मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका मिलता है +3। तो +2 और +3, अच्छा यहाँ पे देखो, ये दो, दो, एक आयरन के लिए +3 है, तो दो यहाँ पे दो आयरन है ना, दो आयरन के एटम है, तो ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे +2, और देखो +2, और यहाँ पे दो आयरन है, और एक आयरन पे +3 है, तो दो आयरन का कितना होगा, +6 होगा। ठीक है, यानी टोटल आएगा 8, और 8 में कितने एटम है, 3 से, तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे वही आएगा। इसी केस में यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे करोगे, आयरन को कैलकुलेट करने को बोला तो एक्स मान लो। ठीक है, आपको सर पता है सल्फेट आयन पे कितना आयन, कितना चार्ज प्रेजेंट होता है सल्फेट आयन पे, तो सल्फेट आयन पे प्रेजेंट होता है -2, कितना प्रेजेंट होता है, -2। तो ऐसे कैसे करोगे, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फेट आयन का, पूरे सल्फेट आयन, तो -2। ठीक है, प्लस अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, क्योंकि +1 चार्ज होता है अमोनियम आयन पे। ठीक है, इंटू, ये सल्फेट था ना, अमोनियम सल्फेट, फिर यहाँ पे आया एक सल्फेट आना और आया, तो क्या आएगा, से एक सल्फेट का -2, और 6। वाटर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो वाटर पे कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट, तो 0 इक्वल टू 0, तो x - 2, ठीक है, +2 -2 इक्वल टू 0, ये वाला कट गया, तो x इक्वल टू आया +2। ठीक है, तीनों कैलकुलेट कर लिए। एक और मैं बताता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लो कि आपको मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, H2O, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। वास्तव में किसी और तरीके से लिखा हुआ होता है, वो किस तरीके से लिखा हुआ होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है। इसको अगर आप ऐसे और लिखना चाहो ना, तो ये ऐसे लिखा होता है, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ब्राउन रिंग, ठीक है, क्या है, ये ब्राउन रिंग, इसका जो एक ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्राउन रिंग बनाता है। तो इसको ऐसे लिखोगे, H2O का होल 5 NO, और यहाँ पे क्या आएगा, सल्फेट आयन आएगा। ठीक है, ये सल्फेट आयन आएगा। ठीक है, फिर इसका नाम हुआ क्या, कि इसका नाम होगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन फर्स्ट सल्फेट, इसका नाम होगा। ठीक है, जो कैसा होता है, जो वायलेट कलर का होता है, वायलेट, वायलेट कलर का होता है। ठीक है, और ये जो आपका है कंपाउंड,
एक टेस्ट में आपका काम आता है, ठीक है। सल्फेट आयन के टेस्ट में ये काम आता है इसका। तो हमको उससे नहीं लेने देना है यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। किसने बोल रहा था? तो बोल रहा था आयरन का, ठीक है। तो आयरन का हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आयरन का एक्स मान लो। ये जो नाइट्रोसिल आयन है ना, ये नाइट्रोसिल आयन +1 स्टेट में होता है। कितने स्टेट में होता है? +1 स्टेट में होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +1, +5। वाटर का तो 0 होता है भाई। सल्फेट का -2 होता है, तो 0। तो एक्स इजकल टू क्या आएगा यहाँ पे? ये एक्स +1 -2 इजकल टू 0। तो एक्स इजकल टू +1, ठीक है। ये आपको आने वाला है। एक और, अब मैं बात करता हूँ किसका? आपका N2H4, ठीक है। N2H4, इस कंपाउंड के बारे में बात करता हूँ। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम होता है? हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। आपको N2H4, तो NH2 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड NH2, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा ना, हाइड्रोजन का। एक बार इधर खींचेगा, एक बार इधर खींचेगा, और एक बार अजीब, तो ये आएगा -2। इसका भी -2। वैसे फार्मूले से कैलकुलेट कर लो ना। तो इससे फार्मूले से कैलकुलेट करो तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो 2, नाइट्रोजन का आपको निकालना है x, और +4। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या आएगा? +1 आएगा, इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन का +1 ले ही लेते हो आप जनरली, तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 ही तो लेते हो। 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2 आया। वही चीज जो चीज हमने फार्मूले से डायरेक्टली में बता दिया। तो एक और है, इस तरीके का कंपाउंड है, NOClO4। इसमें क्लोरीन का पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। वैसे दिस इज आयनिक कंपाउंड। ये ऐसे बना होता है नाइट्रोसिल आयन से और क्लोरेट आयन से, ठीक है। इस पे एक निगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोरेट आयन को ऐसे लिखो ना, इस तरीके से लिखो। इस तरीके से लिखोगे तो वास्तव में इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग आपको आती है अच्छे से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे। यारी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो ये 6 बार खींचा तो 6 पॉजिटिव चार्ज आया, एक बार ही खींचा तो एक और पॉजिटिव चार्ज आया, तो यानी ओवरऑल 7 पॉजिटिव चार्ज। यानी इसमें क्या, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा। वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो डायरेक्टली। आप पूरे होल मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो वहां से। आप कैसे निकलेगा? नाइट्रोजन का आप क्या मान के चलते हो? -3 मान के चलते हो। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 लेते हो आप। क्लोरीन का हमको निकालना है, +4 और ऑक्सीजन, एक और 4 ऑक्सीजन और है, तो -2 इक्वल टू 0। तो आएगा कितना? -3 -2 +x प्लस -8 इक्वल टू 0। तो आएगा, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जा रहा है ना क्लोरीन का। NOClO4, NOClO4। नहीं नहीं, इससे आप पूरे इस ऐसे नहीं कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का मैंने -3 लिया है, तो -3 नहीं होना चाहिए नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन से जो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको प्लस में लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली इसको क्या करो, इसको आयनिक कंपाउंड मान करके, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको ज्यादा सुटेबल नहीं पड़ते हैं अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। आयनिक कंपाउंड है तो अगर उसे आप तोड़ सकते हो, ठीक है, तो आप उसे तोड़ के अलग से आप आयन के फॉर्म में फिर वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक और है आपका ब्लीचिंग पाउडर, COCl2। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बस वास्तव में इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा? ये ऐसे बना होता है, कैल्शियम आयन, ठीक है। और यहाँ पे ओ सी एल टू पे वो 2 निगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके का होता है। तो यहाँ से आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो ऐसे है, वास्तव में इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है भाई। OCl पे 1 निगेटिव चार्ज, एक और क्लोरीन,
ठीक है, इस तरीके का होता है। यहाँ पे किसका पूछ रहा था क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो अच्छा, इसमें देखो दो क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों क्लोरीन का अलग होगा। तो कैसे वो निकलेगा, इसका इसका आएगा -1 आएगा, और इस क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ओ सी एल Cl, एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपको क्लोरीन का +1। तो एक का आ रहा है -1 और दूसरे का क्या आ रहा है +1। ऐसे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। तो कैल्शियम का +2 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, +2 क्लोरीन का कितना आएगा, x आएगा, इक्वल टू 0, 2x। हाँ हाँ बिल्कुल, x इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ये जो x इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी जो क्लोरीन का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला वो क्या 0 आ रहा है। तो ये जो 0 है ना, ये एवरेज क्या है, एवरेज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, क्लोरीन है। और जारी सी बात है, 0 होगा भी, यहाँ पे एक का +1 है, दूसरे का -1, दोनों को जोड़ दोगे, +1 - 1/2 इक्वल टू 0, वही आ रहा है। तो इसीलिए बोल रहा था, दो कई तरीकों से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो बहुत सारे हमने कंपाउंड क्या कर लिए, बहुत सारे कंपाउंड का हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा ना, वो अगला टॉपिक है, आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे हम क्वेश्चन बेस देंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। देखो, अब हमको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते तो रेडॉक्स का देखो, मैं पहले बताया था कि रेडॉक्स जो है, ये जो टर्म है ना रेडॉक्स, ये जो वर्ड से कहाँ से आया है, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन से वर्ड्स, तो रेड प्लस ऑक्स। यहाँ पे रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। दो वर्ड से मिलकर बना रेड रिडक्शन, मतलब रेडॉक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक रेड और दूसरा ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं एक एक करके। पहली नंबर पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हो, क्या होता हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हो, या आप बोलो इलेक्ट्रॉन इमिट होता हो, इमिटेड। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, रिलीज होता है, इमिट होता है, ठीक, बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या इसको इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि दी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन इज दी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, या ऑक्सीजन का ऐड होना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तीसरे तरीके से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता हो, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता हो, डिक्रीज होता हो। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में घटो क्या होता हो, घटता हो। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज होता हो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, उसे क्या बोल, अरे डिक्रीज क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं, डिक्रीज नहीं, ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये होता है इंक्रीज, इंक्रीज। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता हो, बढ़ोतरी आती हो, उसे क्या बोलते हो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक कोई केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, सोडियम इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, रिलीज कर देता है, सोडियम, और रिलीज करेगा तो इस तरीके का बनेगा। आपसे अगर कोई पूछे कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रिडक्शन रिएक्शन, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जहां पे रिलीज होगा उसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपसे पूछे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो बात समझ में आ गई, लेकिन किस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सोडियम पहले था, सोडियम चेंज हो रहा है सोडियम आयन में, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ
किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सोडियम का। सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मैं अगला पेज लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि इसके अलावा मैं बहुत सारे, जैसे मान लो कि आपका क्या है, फेरस आयन है, और फेरस आयन का किसमें चेंज होता है? फेरिक आयन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर होगा तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्टेनस आयन स्टेनिक आयन में चेंज हो जाए इस तरीके का, तो हम लोग क्या बोलते हो? ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर में आता है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन को अगर हम जला दें, कंबसन ऑफ कार्बन, तो क्या बनता है? CO2। ठीक है, और प्लस में हीट रिलीज होती है। ठीक है, जारी सी बात है, किसी भी सबस्टांस को कम जलाते हो तो क्या मिलता है? हीट मिलता है। और लाइट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन 100% है कि क्या है, मिलेगा, हीट मिलेगा। अब बात आती है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रिडक्शन रिएक्शन? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिशन, देखो, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसके साथ में? कार्बन के साथ में। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, तो एडिशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, टू ए सबस्टांस। कौन सा सबस्टांस? कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दिस इज रिएक्शन। अब मैं बताया था कि ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है, लेकिन किस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो यहाँ पे कार्बन जो है ना, कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन का ही तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप डेनियल सेल के अंदर देखते हो कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, जिंक वाले एनोड, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, जो जिंक की रॉड होती है वह सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होकर के, डिजॉल्व हो जाती है आयन के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जिंक एटम। तो ये जो रिएक्शन है, ये क्या रिएक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि अ, चलो ठीक है, एक और मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपका क्या होगा, अगर मान लो क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, और क्लोरीन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एन एनोड, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो क्लोराइड आयन है, तो किसमें चेंज होता है? Cl2 गैस में, और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दो कर दूं तो यहाँ पे दो करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो कि कोई मेटल है, ठीक है, और मेटल पे एन पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा रिलीज कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? यम मेटल पे कितना होगा? N+1 पॉजिटिव में। ठीक है, एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीजमेंट आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे इस क्लोरीन एटम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? -1, और यहाँ पे क्या है? 0। तो देखो, -1 से 0 की तरफ क्लोरीन का देखो, पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर था -1, बाद में हो गया क्या? 0। तो 0 हुआ तो आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन पा रहा हूँ, ठीक है, तो इधर प्लस पॉजिटिव में अगर मैं लिख रहा हूँ, इधर निगेटिव में लिखूंगा, तो मान लो ये -1 है, ये +1 है। ठीक है, तो पहले -1 से किधर जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, यानी बढ़ रहा है। ये संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है किसी रिएक्शन में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा भाई? रिडक्शन रिएक्शन में ऐसा होता है कि देखो, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा क्या कहलाता है? और कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे
वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो रिडक्शन। अगर वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ किसका? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या था वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? रिमूव हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है। अगर ऐड हो रहा, अगर कहीं पे हाइड्रोजन ऐड होता है तो, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो? रिडक्शन। ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आएगा? घटोत्तरी आएगी। ठीक है। घटेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आएगी? घटोत्तरी होगी, डिक्रीजमेंट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है यहाँ पे। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। अब मैं जैसे मान लो कि क्लोरीन गैस है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये चेंज हो जाता है क्लोराइड आयन में। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का तो देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। किससे ऐड हो रहा है? तो क्लोरीन गैस से ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनेगा? अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो हो रहा है। किसके साथ में ऐड हो रहा है? तो क्लोरीन गैस के साथ में। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, रिडक्शन हो किसका रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है आपका किसके साथ में ऐड हो रहा है? तो क्लोरीन गैस का। तो रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। ठीक है। तो इसके साथ में अगर मान लो कि आपका जो डेनियल सेल के अंदर जो कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है, जिसमें क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है? जो कॉपर आयन होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है। दिस इज एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? तो रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर अगर मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे मान लो कि स्टेनस स्टेनिक आयन है और स्टेनिक आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेनस आयन में चेंज हो जाता है। तो दिस इज आल्सो एन व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। और हमें क्या कहा कि हाइड्रोजन का भी था। मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात किया, अगर मैं कहूंगी ऐसे कि अ, जैसे मान लो कि सल्फर है और सल्फर के साथ में हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है। तो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। एक कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रिडक्शन रिएक्शन? तो आप देख सकते हो कि एडिशन किसका भाई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज रिडक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है टू सल्फर। सल्फर से ऐड हो रहा है कौन? हाइड्रोजन। तो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। ओके। और एक और मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो कि क्यूप्रिक ऑक्साइड है और क्यूप्रिक ऑक्साइड को हीट किया जाता है विद दी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। तो आप ये क्या होगा? एक कॉपर अलग हो जाएगा प्लस H2 और प्लस सल्फर। ठीक है। नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड न लेकर के क्या आप लोग हाइड्रोजन देखो, अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड को अगर मैं हीट करता हूँ विद दी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हीट करता हूँ तो कॉपर अलग हो जाएगा और प्लस बनेगा वाटर। वाटर बनेगा। तो ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ से तो बात क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। और देखो यहाँ पे, देखो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +2 था और यहाँ पे क्या है? 0 है। 2 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा था। और अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट आ रहा है तो वो कैसा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। ओके। अगर देखो अब पढ़ता हूं मैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इट कैन नॉट हैपन, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट देयर इज नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या नहीं पॉसिबल है? कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट, पॉसिबल दैट
दैट ओनली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन रिएक्शन अकर्स। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि केवल और केवल क्या, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि केवल और केवल क्या हो, रिडक्शन रिएक्शन हो। अगर जब भी रिएक्शन होगा, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो 100% है कि उसके साथ में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। अकेले ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, अकेले ना तो रिडक्शन रिएक्शन होता है। जब भी होता है तो दोनों साथ ही होता है, ठीक है। अगर कहीं पे किसी सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यानी दूसरे वाले सबस्टांस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कोई भी, अब जारी सी बात है, जैसे मान लो कि कार्बन है, और कार्बन अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर जाता है तो क्या बनता है, CO2। अब बात ये है कि ये रिएक्शन क्या कहलाता है। देखो यहाँ से जो कार्बन है ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अगर यहाँ से यहाँ तक भी आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और किस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर इसके अपोजिट आप ऑक्सीजन के बारे में बात करते हो तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। यहाँ से यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी एक ऐसा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऐसा देखो, वही मैं कह रहा हूं कि भाई जब भी कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि केवल और केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो साथ ही साथ में दूसरे सबस्टांस का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि केवल और केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए, या ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि कहीं पे केवल और केवल रिडक्शन रिएक्शन होगा। जब भी होगा तो दोनों होगा, ठीक है। या तो कोई भी नहीं होगा, ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा, जब भी होगा दोनों होगा, ठीक है। तो जैसे क्या है कि अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करूं, रेडॉक्स रिएक्शन को, तो रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो ऐसे बोलोगे कि दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन occurs simultaneously, simultaneously simultaneously are called redox रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें आपको ध्यान देने की हो सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में होता है आपका, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। यानी कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन दो चीजों से, दो रिएक्शन से मिलकर बना होता है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, दूसरा रिडक्शन रिएक्शन से, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूं कि देखो, मैं एक कोई इस तरीके का केमिकल इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। तो यहां से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिंक से जिंक आयन में जब चेंज हो रहा है तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ से जब कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी प्रोसेस हो रहा है और एक ही, और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। यानी एक किस टाइप का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर जाए तो क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड। तो ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे कितना है, +1। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का। तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहीं से अगर आप इस केस में देखते हो तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाओगे, यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये कैसा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है।
कैसा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन भी प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इस केमिकल, ये किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है? रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके। अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक के बारे में, ठीक है। मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बारे में। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस ना, दो सबस्टांस विच गिव ऑक्सीजन, विच गिव ऑक्सीजन, जो ऐसे सबस्टांस जो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सबस्टांस को ऑक्सीजन दे रहा है, तो जो सबस्टांस ऑक्सीजन ले रहा है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीजन, देखो मान लो कि कोई सबस्टांस है, सपोज दैट कोई सबस्टांस है। अब ये सबस्टांस ऑक्सीजन अगर देता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यानी इस सबस्टांस से बाहर निकल रहा है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी ये जो सबस्टांस होगा, ये जो ऑक्सीडेंट होगा, सेल्फ क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। सेल्फ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाता है। सेल्फ क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी ऐसे सबस्टांस जो सेल्फ क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस जो सेल्फ क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। सेल्फ क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस। और दूसरे को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऐसे सबस्टांस को बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये लोग ये समझते हैं ना कि ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये समझते हैं कि क्या होगा? सेल्फ क्या हो जाता है? खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता है, दूसरे को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे सबस्टांस जो सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या दूसरा नाम ऑक्सीडेंट। या दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे सबस्टांस जो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। दो सबस्टांस विच गिव ऑक्सीजन, ऐसे सबस्टांस जो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहीं पे जस्ट इसके अपोजिट आप रिडक्टेंट की बात करते हो, रिडक्टेंट की बात करते हो। रिडक्टेंट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिडक्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का क्या मतलब होता है? रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आप इसे बोल सकते हो। रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे सबस्टांस जो सेल्फ क्या होते हैं? सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं? सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। एंड रिड्यूस टू अदर सबस्टांस, रिड्यूस टू अदर। ऐसे सबस्टांस जो खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अपने तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरे को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस टू अनदर। ऐसे सबस्टांस जो सेल्फ क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, ऐसे सबस्टांस को बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, या रिडक्टेंट, ठीक है। क्या इसी तरीके से आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि ऐसे सबस्टांस जो क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो? रिडक्टेंट बोलते हो। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ कि KMnO4 की बात करता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो ये जो आपको कंपाउंड है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक्ट पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। और पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इन एसिडिक मीडियम,
या बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, एसिडिक और बेसिक मीडियम में एक ऐसा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों करता है? तो इसका देखो पीछे रीजन ये है कि इस पोटेशियम परमैंगनेट में जो मैंगनीज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। आप ये जानते हो कि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो मैंगनीज होता है, मैंगनीज, ठीक है, तो मैंगनीज का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। +7 से, क्योंकि मैंगनीज का आप देखते हो ना कि क्या होता है, यहाँ पे हीलियम नियन ऑर्गन, ऑर्गन 3d5 4s2। ठीक है, तो अगर इस सातों के सातों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो एक कैसा बन जाता है? +7 में चला जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा मिलेगा आपको? आर्गन जैसा। तो आर्गन कैसा है? इनर्ट है। ठीक है, यानी +7 स्टेट में जो मैंगनीज है वो किस स्टेट को ऑब्टेन कर लिया, कैसा बन गया? तो आर्गन जैसा बन गया। और हर एक एलिमेंट आप जानते हो कि कैसा बनना चाहता है? इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हुआ कि आप इससे अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन वाला जो मैंगनीज है, अगर मैग्नीज एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे, सपोज दैट, तो +8 बन जाएगा। और +8 में जाने से मैग्नीज को क्या फायदा? क्योंकि भाई आर्गन जब +7 स्टेट में वो आर्गन था, और +8 में किस स्टेट में हो जाएगा? पोटेशियम बन जाएगा। पोटेशियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा। तो भाई हर एक एलिमेंट इनर्ट जैसा बनना चाहता है, तो इसमें क्यों चेंज होगा? यानी ये रिएक्शन बिल्कुल भी आगे नहीं होगा। यानी +7 से +8 में नहीं जाएगा। यानी अब इसके पास, मैग्नीज के पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीज, देखो मैग्नीज जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। कैसा है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और मैं बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो वेरिएबल होता है। ये मतलब डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो मैग्नीज तो भाई +2 भी शो करता है, +7 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। तो मैग्नीज का ऑक्सी मतलब मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो वेरिएबल होता है। लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है अलग अलग कंपाउंड में। ठीक है, तो +7 के, अब देखो मैग्नीज के पास में एक ही रास्ता है कि देखो +7 से तो आगे बढ़ नहीं सकता, तो इसको हमेशा घटना पड़ेगा। अगर ये घटता है, ठीक है, ये क्या करता है? +2 में जाता है या +3 में जाता है। ठीक है, तो इसको क्या होगा? इसके ऑक्सीडेशन नंबर में घटोतरी आएगी, डिक्रीजमेंट आएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट आएगा, यानी ये क्या, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? देखो, पहले ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर था, अब कम ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी मैं बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में घटोतरी आती है, डिक्रीजमेंट आता है, तो कैसा रिएक्शन कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और ये देखो इस सबस्टांस का क्या होगा कि मतलब ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रिड्यूस। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसलिए जो यहाँ पे मैग्नीज है वो क्या, किसमें क्या होगा, क्या कहलाएगा कि खुद रिड्यूस हो जा रहा है और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे मान लो कि सपोज दैट KMnO4 है, ठीक है, इसका ही हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में के साथ यूज करते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में H2SO4 के साथ में। तो अगर आप देखो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हो, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट मतलब एक एसिडिक मीडियम है, मतलब एक से क्या है कि कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, वाटर में थोड़ा सा हमने एसिड डाल दिया, तो ये सोल्यूशन कैसा बन गया? एसिडिक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन। और इसमें फिर हमने क्या ऐड कर दिया? पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया। तो ये जो पूरा आपका कंटेनर है क्या कहला है? ये जो कंटेनर क्या है, या ये जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो आप क्या बोलोगे? एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक सोल्यूशन के साथ में है, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में है, तो क्या कहलाता है? एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो, जब पोटेशियम परमैंगनेट का मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है, तो क्या पोटेशियम परमैंगनेट कैसा रिएक्शन शो करता है? तो हम देखते हैं। तो इसे बनाता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, प्लस वाटर भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। तो मैं बताया था कि ऐसे सबस्टांस जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, यानी क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं।
ऐसे सबस्टांस जो ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहाँ पे KMnO4 कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं कहूँ कि देखो, और अब मैं यहाँ पे ए लॉट ऑफ एग्जांपल बताने वाला हूँ जो कैसे काम करते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ऐसे कौन कौन से सबस्टांस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं? तो देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, KMnO4 हो गया, O2 तो ऑक्सीजन भी हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो HNO3 हो गया भाई, और H2SO4 भी हो गया आपका, ठीक है। ये भी आपका जो सबस्टांस होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसके साथ साथ में पोटेशियम पर आयोडेड, पोटेशियम पर आयोडेड, इसके साथ में आप बात करते हो सोडियम नाइट्रेट की बात करते हो, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हो, पोटेशियम क्लोरेट की, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड की बात करते हो तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन इतने एग्जाम्पल एनफ है, ठीक है। अगर देखो, ये सारे के सारे, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, और आप जानते हो क्रोमियम का मैक्सिमम 6 होता है, तो 6 से आगे बढ़ने का कोई चांस है नहीं, तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसको घटाना पड़ेगा, और जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा इस, तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी ये जो पोटेशियम, सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसका रिडक्शन होगा तो ये कैसा कैसा कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। देखो इसमें +7 है, ऑक्सीजन की बात ही छोड़ दो, ऑक्सीजन तो खुद ऐड ही होगा। इसमें +5 है, इसमें +6 है, इसमें +7 है। इस केस में देख रहे हो, जितना भी मैं एटम का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा हूँ, सारे के सारे एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी अभी इससे ज्यादा ये बढ़ने वाले नहीं, हमेशा क्या होंगे, घटेंगे। और जैसे ही ये घटेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाएंगे, इसका मतलब दूसरे जगह कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये भी +7 में है, ये +7 में है। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और यहीं पे अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हो, कौन कौन से सबस्टांस है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई। आपका हो गया एक तो, कौन कौन से सबस्टांस है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, अगर मैं बात करूंगा। भाई देखते हैं, देखो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बात करते हो तो जो स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड हो गया आपका, इसके साथ में फेरस क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसके साथ में आप बात की क्यूप्रस क्लोराइड हो गया। अब बात करते हो पोटेशियम आयोडाइड की, तो ये हो गया आपका। इसके साथ में बात करते हो हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो ये हो गया। बात करते हो सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये हो गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, फिर सल्फेट हो गया। ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, ये सारे के सारे सबस्टांस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि मैं बताया था, मैंने ये बताया था कि ऐसे सबस्टांस जो क्या होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सेल्फ क्या हो जाते हैं, सेल्फ खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और दूसरे को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, सेल्फ हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। तो इस केस में देखो ना, जो आपका टिन है, टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। और +2 है, यानी देखो तीन दो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो आपका +4 और दूसरा +2। अब देखो, 2 से तो नीचे जाने का कोई सवाल है नहीं, तो टीसू टू टू से हमेशा ये क्या करेगा? जब भी ये जाएगा तो किस में चेंज होगा, अपने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है।
अगर यहाँ से +2 से +4 में जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर का अगर इंक्रीज होगा तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये जो सबस्टांस ऐसा करता है वो क्या हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी यहाँ पे एक कंपाउंड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होने का कोई सवाल नहीं ही नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये हमेशा देखो, +2 से नीचे कोई तो है नहीं, +3 वाले में ही जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +1 एक +2। तो +1 में तो ये है, तो +1 से नीचे तो नहीं जाएगा, नहीं +2 में जाएगा। इसी तरीके से आप बात करो तो आयोडाइड का, तो आयोडाइड का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है, तो इससे कम तो जा ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा। ऐसे सल्फर का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, और मिनिमम से नीचे तो जाएगा नहीं, तो हमेशा ऊपर जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे सल्फर देख सकते हो तो +4 होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, अगर सल्फर +4 में है ना, तो क्या किस में पहुंचना चाहता है, +6 में पहुंचना चाहता है। यानी ये हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, अपना बढ़ाएगा। ऐसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ऐसे फेरस सल्फेट है। तो these कंपाउंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो अच्छा, इसका मैं यूटी, अब देखो क्या है कि हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एनायनिक रिएक्शन। थोड़ा सा स्टार्ट ही कर देते हैं ना, थोड़ा सा, सारा तो नहीं पढ़ा मिलेगा आज। ओके, तो आज यहीं स्टॉप कर देते हैं ना, क्योंकि बहुत बहुत काफी समय हो गए।